देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के साथ आगे सामने मौजूद है दोस्तों। चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पूरे बिहार के चुनावी इतिहास में सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं दोस्तों। बताएंगे हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक बम्पर वोटिंग के बाद किस तरीके के संकेत मिल रहे हैं दोस्तों, कौन सबसे आगे चल रहा है, कौन से गठबंधन को बढ़त है और कौन पिछड़ चुका है, बताएंगे डिटेल में पूरी जानकारी। इसी के साथ में मोदी की रैली में एक दलित युवक खड़ा होकर सामने से मोदी का विरोध करके आया है दोस्तों। बताएंगे राहुल गांधी के डरो मत के नारे का हो रहा है जबरदस्त तरीके का असर दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री को अधिकारी ने जमकर हड़काया दोस्तों। बताएंगे कौन से मामले को लेकर है ये बड़ी अपडेट, और देश की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित संस्थान को लेकर चुनाव के रिजल्ट सामने आ चुके हैं दोस्तों। बताएंगे चारों सीट पर किस पार्टी को कितने वोट मिले हैं और महागठबंधन ने कैसे 4-0 से बड़ी जीत हासिल की है दोस्तों। आंकड़ों के साथ में बताएंगे पूरा रिजल्ट, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार में अचानक से ऐतिहासिक बम्पर वोटिंग, चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि बिहार के लोग अब परेशान आ चुके हैं 20 साल के कुशासन से और बदलाव करने के लिए पूरी तरीके से घर से बाहर निकले हैं दोस्तों और ऐतिहासिक तौर पर वोट किया गया है। अगर आप भी मानते हैं कि परिवर्तन के संकेत इससे बड़े क्या होंगे कि अचानक से 8 से 10% का इजाफा हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार इसी तरीके से पहुंचते रहे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर 2020 में बिहार के विधानसभा चुनाव को 3 चरणों में कराया गया था दोस्तों, लेकिन इस बार 2025 के चुनाव को केवल 2 चरणों में कराया गया। पहले चरण में 121 सीटों पर वोट डाले गए बीते दिन सुबह से जब लोग अपने घर से बाहर निकले वोट डालने के लिए दोस्तों। तो बम्पर वोटिंग किसको बोलते हैं ये सभी ने मिलकर करके दिखाया है। आपको बता दें कि सुबह से ही लगातार बम्पर वोटिंग की जगह जगह से खबर सामने आ रही थी दोस्तों, और आंकड़े इस तरीके से इस तेजी से भाग रहे थे कि 2020 का आंकड़ा दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता। 9 बजे सुबह में ही 2020 की तुलना में लगभग 2 गुने वोट पड़ चुके थे दोस्तों। इसके बाद 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे के अलग अलग अपडेट के बाद एक बात स्पष्ट हो गई कि इस बार कोई छोटा मोटा उछाल नहीं है वोटिंग परसेंटेज में, मतदान के प्रतिशत में दोस्तों, बल्कि अप्रत्याशित जिसको बोला जाता है, अनप्रेसिडेंटेड, जो कभी नहीं देखा गया है, ऐतिहासिक है, उस तरीके का एक उछाल देखने को मिला है। पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत 57% के आसपास था दोस्तों, जो अब चुनाव आयोग के द्वारा 5 बजे तक के आंकड़े के हिसाब से लगभग 64% के आसपास पहुंच चुका है। यानी चुनाव आयोग ने केवल 5 बजे के आसपास का आंकड़ा दिया है दोस्तों, और 2020 के विधानसभा चुनाव की तुलना में 7% ज्यादा वोट पड़ चुके हैं दोस्तों। इसके बाद आज जब अंतिम आंकड़ा जारी किया जाएगा चुनाव आयोग के द्वारा, जो रियल आंकड़ा जारी किया जाएगा दोस्तों, तो उसमें कम से कम 10% तक का बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। यानी 67% से 70% के आसपास वोटिंग परसेंटेज हो सकता है दोस्तों। यानी मतदान के प्रतिशत में तकरीबन 10% और उसके आसपास का एक बड़ा बढ़ोतरी हो रहा है। किसी भी राज्य के अंदर सत्ता परिवर्तन करने के लिए पिछले चुनाव की तुलना में केवल 4 से 5% अतिरिक्त वोट चाहिए होता है, लेकिन बिहार में तो तकरीबन 10% के आसपास का इजाफा है दोस्तों, जो अपने आप में बताता है कि परिवर्तन नहीं, प्रचंड परिवर्तन की ओर बिहार आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि बिहार के कई वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि 121 में से तकरीबन 80 के आसपास सीटों पर महागठबंधन को बढ़त है। इसके पीछे कई सारे बड़े तर्क दिए गए हैं दोस्तों। सबसे बड़ा तर्क तो यही है कि अचानक से वोटिंग प्रतिशत के अंदर, मतदान प्रतिशत के अंदर जबरदस्त इजाफा हुआ है और बिहार चुनाव के इतिहास का सबसे बड़ा आंकड़ा बन चुका है दोस्तों। दूसरा ये कि युवा और रोजगार का जो नैरेटिव है वो तेजस्वी यादव और महागठबंधन ने अच्छे से गढ़ा है, जिसके कारण युवाओं की बड़ी तादाद वोट करने के लिए मैदान में उतरी है दोस्तों। और इसके बाद सामाजिक न्याय का वोट भी अच्छा खासा महागठबंधन की ओर शिफ्ट हो रहा है। कारण यह है कि पिछड़ा समाज से आने वाले तेजस्वी यादव और अति पिछड़ा समाज से आने वाले मुकेश सहनी को आगे करके महागठबंधन की ओर से पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के लोगों को नेतृत्व देने का सीधा ऐलान किया गया, जिसके कारण अति पिछड़ा वर्ग के ज्यादातर क्षेत्रों के अंदर महागठबंधन का दबदबा देखने को मिला दोस्तों। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर से लेकर समस्तीपुर, मधेपुरा और बेगूसराय के अंदर अति पिछड़ा समाज के लोगों की सबसे ज्यादा बहुतायत में संख्या है दोस्तों, और यहीं पर सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज में इजाफा देखने को मिल रहा है। कह सकते हैं कि परिवर्तन के लिए जोरदार तरीके का संघर्ष बिहार के अंदर जारी है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि 10% के आसपास का इजाफा अपने आप में ऐतिहासिक होता है और किसी भी बहुमत की बड़ी से बड़ी सरकार को हिलाने के लिए काफी होता है, इसीलिए ये जनता का आक्रोश है जो खुलकर सबके सामने आया है दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर एक और बिहार के 121 विधानसभा सीटों पर लगातार वोट डाले जा रहे थे दोस्तों। और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी भागलपुर में प्रचार करने के लिए रैली में मौजूद थे। इस दौरान नरेंद्र मोदी को एक युवा ने विरोध करते हुए दिखा दिया कि राहुल गांधी जो कहते हैं कि डरो मत, ये बात एकदम सच है। जब अपने हक की लड़ाई की बात आई तो सबको अपने पैर पर खड़ा होकर जोरदार तरीके का विरोध करना चाहिए दोस्तों। आपको बता दें कि मोदी की रैली के दौरान अपने हाथ में पोस्टर लेकर पहुंचते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि दलितों के साथ अत्याचार क्यों, जवाब दो। ये नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा गया है दोस्तों। नरेंद्र मोदी जो अपनी रैली में उनकी फोटो
फोटो देखकर लोगों को मंच पर बुला लेते हैं और फोटो मंगवा लेते हैं कि ये फोटो ले आओ, मेरी बनी हुई फोटो। तो क्या नरेंद्र मोदी को यह दिखाई नहीं दिया कि एक युवक अपने हाथ में एक पोस्टर लेकर खड़ा है जिसमें लिखा है कि दलितों के साथ अत्याचार क्यों? जवाब दो, मोदी से जवाब मांगा जा रहा है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि लोगों को अपने हक की मांग के लिए मैदान में उतरना चाहिए और राहुल गांधी एकदम सही बोलते हैं, डरो मत। और आप लोग जानते हैं कि मोदी सरकार के अपने गृह मंत्रालय का आंकड़ा है, एनसीआरबी का आंकड़ा बताता है कि भाजपा शासित राज्यों के अंदर सबसे ज्यादा दलित समाज के लोगों की उत्पीड़ना होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि पोस्टर लहराते वक्त बहुत देर तक वो पोस्टर दिखाते रहे दोस्तों, लेकिन आसपास में मौजूद पुलिस वालों को यह बात अच्छी नहीं लगी तो उनको बाहर ले जाया गया। कुल मिलाकर कोशिश तो की गई भाजपा शासित राज्यों के अंदर दलित समाज के लोगों के खिलाफ हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने की। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि एकदम सही किया इन्होंने, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है दोस्तों, उसके छात्र संघ के चुनाव के नतीजे आंकड़ों के साथ में आ गए हैं। आपको बता दें कि जेएनयू के इलेक्शन को लेकर आरएसएस की तमाम तैयारियां पानी मांगती नजर आ रही है दोस्तों। कारण यह है कि जेएनयू के अंदर लेफ्ट संगठन जिसे लेफ्ट यूनिटी बोला जाता है, उन्होंने एक तरफा इलेक्शन को स्वीप कर दिया है, यानी चारों के चारों सीटें लेफ्ट गठबंधन वाम मोर्चा ने हासिल कर ली है। एक तरीके से कह सकते हैं कि महागठबंधन के छात्र इकाई ने बड़ी जीत हासिल की है दोस्तों। जो आंकड़े हैं उसके अनुसार जेएनयू में छात्र संघ के चुनाव में वाम मोर्चा ने परचम लहराया और अध्यक्ष के पोस्ट पर आदिति मिश्रा ने 1862 वोट प्राप्त करके एबीवीपी के उम्मीदवार से तकरीबन 400 के आसपास ज्यादा वोट प्राप्त करके बड़ी जीत हासिल की दोस्तों। और उपाध्यक्ष के पोस्ट की बात करें तो लेफ्ट पार्टी के नेता को 2966 वोट मिले, जबकि एबीवीपी वाले उम्मीदवार को 1730 वोट मिले दोस्तों। जबकि जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट पर जहां पिछली बार एबीवीपी वाला चुनाव जीत गया था, इस बार उसके भी जीतने की संभावना अच्छी खासी मानी जा रही थी दोस्तों। लेकिन जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट पर इस बार लेफ्ट पार्टी के लेफ्ट यूनियन के उम्मीदवार को 1915 वोट मिले दोस्तों। जबकि आरएसएस के फ्रंटल छात्र ऑर्गेनाइजेशन एबीवीपी को 1841 वोट मिले और ये भी जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट भी, जिसे सचिव का पोस्ट कहा जाता है, ये भी वाम मोर्चा के पास चला गया है दोस्तों। और अंतिम जो चौथी सीट थी वो ज्वाइंट सेक्रेटरी यानी संयुक्त सचिव का पोस्ट था दोस्तों। यहां पर वाम मोर्चा के छात्र संगठन को 1991 वोट मिले, जबकि एबीवीपी के उम्मीदवार को 1762 वोट मिले। यहां पर भी वो चुनाव जीत गए। तो वाम मोर्चा ने आंकड़ों के साथ में अच्छे खासे अंतर से बीजेपी को दिल्ली में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सबसे करीब यूनिवर्सिटी में शिकस्त दी है दोस्तों। मोदी और अमित शाह के कहे बिना तो जेएनयू को बार बार टारगेट नहीं किया जा रहा होगा, बार बार जेएनयू पर कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें होती रहती है। तो आप लोग जानते हैं कि ये एक बड़ी सोची समझी साजिश का नतीजा है। लेकिन जेएनयू कभी भी आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा के आगे झुका नहीं है दोस्तों। एक सीट पिछली बार हार गए थे, लेकिन उसे भी इस बार वापस हासिल कर लिया गया है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर दोस्तों राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देने के लिए चुनाव आयुक्त की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था अगस्त महीने में। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने जवाब देते हुए कई सारे सवालों को टालने की कोशिश की दोस्तों। उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि एक व्यक्ति का एक से ज्यादा बूथ पर नाम है, वो दो तीन जगह वोट डाल रहा है, चुनाव आयोग इस पर कुछ क्यों नहीं करता दोस्तों। तो इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा कहा गया कि एक से ज्यादा जगह पर वोट डालना इलीगल है, कानूनी अपराध है, और अगर ऐसा कोई सबूत मिलेगा तो हम लोग कार्रवाई करेंगे, हमारे को सबूत चाहिए तब हम एक्शन लेंगे। इसके बाद कांग्रेस पार्टी की नेत्री सुप्रिया शिनेट की ओर से बीते दिन बिहार चुनाव के अंदर दो जगह वोट डालने वाले को एक्सपोज किया गया है दोस्तों। ऐसे एक दो नहीं बल्कि कई दर्जन लोग अभी तक सामने आ चुके हैं जो रहते तो बाहर है लेकिन वोट डालने के लिए बिहार आए थे। यानी एक व्यक्ति जिसका नाम संजय झा है दोस्तों, वो पहले दिल्ली में 2025 के इसी साल के 6 फरवरी को वोट डालता है और बीजेपी के लिए वोट डालता है दोस्तों। विकसित भारत के लिए, विकसित दिल्ली के लिए वोट डाल रहा है, इस तरीके की बातें अपने फेसबुक पर पोस्ट करता है। इसके बाद बीते दिन भी वो दरभंगा ग्रामीण विधानसभा सीट पर वोट डालने के लिए मौजूद रहता है दोस्तों। और यहाँ पर भी वो एनडीए प्रत्याशी को वोट देने की बातें कर रहा है। तो इससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि बीजेपी ने जानबूझकर कई सारे लोगों को अलग अलग राज्यों से बिहार की ओर भेजा है दोस्तों। यह भारतीय जनता पार्टी का नेता है। सुप्रिया शिनेट ने कहा कि बीजेपी दिल्ली के हॉकर एवं रेडी पटरी प्रकोष्ठ के सह संयोजक फरवरी 2025 में इन्होंने विकसित दिल्ली के लिए मतदान किया था और नवंबर 2025 में इन्होंने विकसित बिहार के लिए वोट डाला है। आप लोग जानते हैं कि ये किसको वोट देने के लिए बिहार पहुंचा। तो दोस्तों सवाल है कि एक व्यक्ति क्या 6-7 महीने के अंदर दूसरी बार वोट डाल सकता है, जबकि इस व्यक्ति का नाम दिल्ली में है दोस्तों। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा भी बुरी तरीके से फंस गए हैं। बताएंगे डिटेल में आगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर
कांग्रेस पार्टी के नेता राजीव शुक्ला की ओर से कांग्रेस पार्टी के बिहार चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान आया है दोस्तों। राजीव शुक्ला कहते हैं कि हम लोग 121 विधानसभा सीटों पर हुए वोटिंग में 80 सीटों पर आगे चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों को 80 सीटों पर बढ़त है और इंडिया गठबंधन आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव में सरकार बनाएगा। 14 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इसी के साथ में दोस्तों देश की मीडिया पर लानत भेजते हुए सुप्रिया सीनेट की ओर से कहा गया कि देश के मीडिया को शर्म आनी चाहिए। जो काम उन्हें करना चाहिए वो देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कर रहे हैं और करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि इन बेचारों को चरण चुंबन से फुर्सत नहीं है। वोटर लिस्ट में इतनी बड़ी धांधली देखकर भी सब राहुल गांधी को गलत ठहराने में जुटे हुए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों ये जो गोदी मीडिया वाले, इनका काम ही ये होता है कि राहुल गांधी के सवाल उठाने से पहले भाजपा के नेताओं के घर पर माइक लेकर पहुंच जाए प्रतिक्रिया देने के लिए। यही इनका हाल हो चुका है, इसीलिए इनको पता कुछ नहीं होता और हवाबाजी हमेशा सब कुछ देखने को मिलती है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने पीछे दिन आरोप लगाया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए हरियाणा की तरह बिहार में भी वोटर चोर की भूमिका निभा सकती है। बिहार के अंदर भी वोट चोरी किए जा सकते हैं। उन्होंने पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और मधुबनी जिले के अंदर चुनावी सभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि निर्वाचन आयोग देश के संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर करने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के द्वारा हरियाणा में एक्सपोज किए गए वोट चोरी के मामले को सामने से और ज्यादा लोगों के बीच फैलाया दोस्तों, और ज्यादा समर्थन की मांग की गई। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर 14 तारीख को बिहार के इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे हैं दोस्तों, और 14 तारीख को ही अनिल अंबानी को समन भेजा गया है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी के सामने आने के लिए बोला गया है। तो सवाल यह खड़ा होता है कि क्या 14 तारीख को एक और बिहार के इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे और दूसरी ओर देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक रहे अनिल अंबानी, जिनके खिलाफ शुरू से राहुल गांधी बोलते आ रहे हैं कि इनको कोई भी सरकारी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिलना चाहिए। इसके बावजूद कई सारे प्रोजेक्ट में घुसाने की कोशिश की गई दोस्तों। उस अनिल अंबानी को अब समन पर जवाब देने के लिए 14 तारीख को पूछताछ के लिए मौजूद रहना पड़ेगा, और अगर पूछताछ में आनाकानी करेंगे तो ईडी गिरफ्तार करेगी और इधर चुनाव के रिजल्ट आएंगे। अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव में बन गई होती तो अभी तक अनिल अंबानी जेल में चक्की पीस रहे होते, लेकिन क्योंकि बीजेपी की सरकार है दोस्तों तो बार बार कोई ना कोई तरीका दिया जा रहा है जेल से बाहर रहने का। इसी के साथ में चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें बिहार में भारतीय जनता पार्टी के 2 उप मुख्यमंत्री, एक है विजय सिन्हा और दूसरे हैं सम्राट चौधरी। दोस्तों सम्राट चौधरी तारापुर से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि दूसरी ओर लखीसराय से भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं दोस्तों। ऐसे में बीते दिन विजय सिन्हा के इलाके के अंदर भी वोट डाला गया और इस दौरान विजय सिन्हा क्षेत्र में लोगों के साथ बदतमीजी करने के लिए, मारपीट करने के लिए, गाली गलौज करने के लिए पहुंचे, तो फिर लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी और इसके बाद माहौल काफी ज्यादा गर्मा गया दोस्तों। और विजय सिन्हा के गाड़ी के ऊपर कीचड़ फेंका गया, गोबर फेंका गया और विजय सिन्हा ने दावा किया कि उनके ऊपर अटैक भी करने की कोशिश की गई। इस दौरान राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी अजय सिंह के साथ में उनकी तीखी बहस हो गई दोस्तों। इसके बाद विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि अजय सिंह ने दारू पी रखी है और दारू पीकर गालियां दे रहा है और बीजेपी के नेता से भिड़ रहा है। इसके बाद अजय सिंह ने पुलिस के सामने जाकर पुलिस से ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट करवाया और सबके सामने बता दिया कि उन्होंने कोई शराब नहीं पी रखी है, जो दावा बीजेपी के उप मुख्यमंत्री कर रहे थे। यानी आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जब उनको क्षेत्र की जनता ने घेरा, पूछा कि बताओ कि सड़क कब बनेगी, आप यहाँ पर वोट मांगने के लिए आए हो और बूथ पर देखने आए हो कि आपको कौन वोट दे रहा है, कौन वोट नहीं दे रहा। आपको 5 साल में इस गाँव का दौरा करना चाहिए था और इस गाँव के अंदर सड़क नहीं है, सड़क बनाकर देनी चाहिए थी, लेकिन सड़क बनवाने की जगह विधायक के तौर पर आप 5 साल आए नहीं। डिप्टी सीएम होने के बावजूद इस क्षेत्र का बुरा हाल है और अब यहाँ पर बूथ पर आकर देखने की कोशिश कर रहे हो कि कौन कहां पर वोट डाल रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों स्थानीय लोगों का विरोध इतना प्रचंड था कि गाड़ी को वापस लौटाना पड़ा। इसके बाद बीजेपी के नेता चिल्ला चिल्लाकर पुलिस वालों से और ज्यादा फोर्स तैनात करने की मांग करने लगे दोस्तों, और आरजेडी के साथ साथ यादव समाज को लेकर उल्टी सीधी बातें करने लगे। इससे एक बात तय है कि बीजेपी के नेता विजय सिन्हा का भी चुनाव लखीसराय के अंदर फंस चुका है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये जितनी भी बौखलाहटें होती है ये संकेत देती है कि नेताजी का टाइम ओवर हो चुका है, उनको जनता ने टाटा अलविदा बाय बाय बोलकर चुनाव में जोरदार शिकस्त दे दी है। 14 तारीख को जब डब्बा खुलेगा, ईवीएम खुलेगा, तो जो कोर कसर बाकी है वो भी पूरा हो जाएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर सूत्रों के हवाले से खबर यह है दोस्तों कि हरियाणा कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष और पूरा का पूरा हरियाणा कांग्रेस राहुल गांधी के वोट चोरी के खुलासे के बाद अब आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है दोस्तों। आने वाले दिनों के अंदर जन जागरण के साथ साथ जनजी तक वोट चोरी और सरकार चोरी के मुद्दे को पहुंचने के लिए व्यापक रणनीति बनाई जा रही है। जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक कुछ दिनों तक ये धरने होंगे दोस्तों, प्रदर्शन होगा, प्रेस वार्ता कराए जाएंगे और अवेयरनेस का प्रोग्राम चलेगा। बताया जाएगा कि किस तरीके से लोगों के अधिकार को छीना गया, उनके वोटों को चुराया गया और जनजी लोगों से ज्यादा संपर्क साधा जा रहा है, जो राहुल गांधी भी लगातार अपने बयानों के दौरान जिक्र कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जनजी को लेकर इस तरीके का पूरे देश भर के अंदर अवेयरनेस यानी जागरूकता फैलाने का प्रोग्राम लॉन्च कर सकती है दोस्तों। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचेंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
बीजेपी के कई सारे नेताओं ने दिल्ली में वोट देने के साथ साथ बिहार में भी वोट डाला। दोस्तों ऐसे नेताओं के पकड़े जाने के बाद अब बीजेपी आईटी सेल वाले दावा कर रहे हैं कि कन्हैया कुमार ने भी दिल्ली में लोकसभा चुनाव लड़ा था, 2024 के चुनाव लड़े थे और उसके बाद उन्होंने बिहार के अंदर भी वोट डाला है। हालांकि ये बात एकदम गलत है दोस्तों। जो दावा किया जा रहा है कि दिलीप पांडे आम आदमी पार्टी के नेता के साथ में वोट डालने के लिए कन्हैया कुमार पहुंचे थे, ये बात एकदम गलत है। कन्हैया कुमार ने बिहार में लोकसभा चुनाव में वोट डाला था और उसके बाद वो दिल्ली में अपने आम आदमी पार्टी के समर्थकों के साथ में बूथ तक गए थे, वो वोट डालने के लिए नहीं गए थे और ये बात पहले ही सबको पता है दोस्तों। इसके बावजूद बीजेपी के लोगों को लग रहा है कि वो झूठ फैला देंगे कन्हैया कुमार को लेकर तो फिर सब शांत हो जाएंगे, लेकिन 2 मिनट में फैक्ट चेक करके मोहम्मद जुबैर की ओर से भाजपा वालों को फिर एक्सपोज कर दिया गया है दोस्तों। यानी फैक्ट चेक में ही बीजेपी को पूरी तरीके से धाराशाही करने वाले एक से एक दिग्गज बैठे हुए हैं। इसी के साथ में प्रियंका गांधी ने बिहार में बोला कि ज्ञानेश कुमार, एस संधू और विवेक जोशी ये चुनाव आयोग के 3 ऊंचे अधिकारी हैं, सबसे उच्च अधिकारी हैं जो देश के संविधान और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस पर राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत के मेरे युवा और जनजी साथियों, कल ही मैंने सबूतों के साथ साबित किया कि कैसे हरियाणा में वोट चोरी के जरिए सरकार चोरी की गई, एक पूरे राज्य की जनमत को छीना गया। कुछ दिनों पहले बिहार में मैंने वोटर अधिकार यात्रा की थी ताकि जनता को एसआईआर के माध्यम से बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में हो रही हेर फेर के मामले में जागरूकता दिलवाई जाए। बिहार के कोने कोने से वोट चोरी की खबर आ रही है। राहुल गांधी ने बिहार चुनाव का जिक्र करते हुए आगे कहा कि पहले ही लाखों मतदाताओं के नाम एसआईआर के माध्यम से हटा दिए गए। वहीं बीजेपी के कई और नेता कार्यकर्ता जिन्होंने दूसरे प्रदेश में चुनाव में वोट डाला था वो बिहार में आकर वोट डाल रहे हैं। याद रखिए, जो सरकार वोट चोरी से बनती है वो कभी भी युवाओं का, जनजी और आम जनता के हित के काम नहीं कर सकती। और जान लीजिए, आपके लोकतंत्र की इस हत्या के मुख्य जिम्मेदार ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सिंधु और विवेक जोशी जैसे लोग हैं। ये चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारी हैं, मगर यही संविधान और लोकतंत्र के सबसे बड़े खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। जिन्हें बनाया गया था मताधिकार का पहरेदार, वही बन गए आपके भविष्य में चोरी के साझेदार। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एकदम स्पष्ट बोल रही हैं दोस्तों कि जो खुलासा हुआ है उस पर सभी लोगों को एक साथ आकर आगे बढ़ना चाहिए। 2 शब्द जरूर लिखा जाएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के अंदर बीते दिन जबरदस्त तरीके की बम्पर वोटिंग हुई थी दोस्तों। इसे लेकर चुनाव आयोग की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए, प्रेस नोट जारी करते हुए बताया गया कि मतदान प्रतिशत तकरीबन 64.66% के आसपास था, यानी 64.66% के आसपास। और इसे एकदम रियल आंकड़ा नहीं बताया जा रहा, अप्रॉक्स आंकड़ा बताया जा रहा है और आज असली आंकड़ा सामने आ सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों सवाल हमेशा से उठते आए हैं चुनाव आयोग के ऊपर कि जब मतदान पहले ही 6 बजे के आसपास, 7 बजे के आसपास खत्म हो चुका है तो देर रात तक चुनाव आयोग को सारे आंकड़े सही से जांच पड़ताल करके अपलोड कर देने चाहिए। लेकिन 2-2 दिन लेता है चुनाव आयोग और कई बार जो पहले वोटिंग परसेंटेज दिखाया जाता है बाद में उसको कम कर दिया जाता है। तो आखिर ये क्या झोल है? सवाल पर जवाब तो आना चाहिए दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कुछ लोगों का मानना है कि बिहार चुनाव में किस और पहले चुनाव का रुख रहा है, कौन से गठबंधन को बढ़त मिली है, ये इस बात से तय होगा कि आखिर जो वोटिंग परसेंटेज यानी मतदान प्रतिशत में उछाल देखने को मिला है वो किन कारणों से देखने को मिला है। अगर महिलाओं का मतदान प्रतिशत बढ़ता है दोस्तों तो इसका मतलब फायदा एनडीए गठबंधन या यूं कहिए नीतीश कुमार को मिलेगा, क्योंकि महिलाएं हमेशा नीतीश कुमार को एक तरफा वोट देती हैं। इसके कई सारे बड़े कारण हैं। अभी तो 10,000 रुपए देकर नीतीश कुमार ने उस कारण को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। तो इंडिया गठबंधन के जीतने के चांस तब ज्यादा होंगे जब महिलाओं के मतदान से ज्यादा पुरुषों ने मतदान किया हुआ होगा दोस्तों, क्योंकि पुरुष अमूमन परिवर्तन के लिए वोट डालते हैं और ऐसे में नीतीश के साथ महिलाओं की सहानुभूति है। लेकिन क्या महिला वोट पुरुष वोट से ज्यादा पड़े हैं, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। आज जो आंकड़े आएंगे आप तक पूरी अपडेट पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें केंद्रीय मंत्री मोदी सरकार के मंत्री लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने दावा किया कि 14 नवंबर के बाद बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। वो सासाराम के चेनारी विधानसभा क्षेत्र के आलमपुर में सभा को संबोधित कर रहे थे दोस्तों, और इस दौरान ही उनको विरोध का सामना करना पड़ा क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का झंडा लेकर एक युवक पहुंच गया। चिराग पासवान के संबोधन के दौरान सभा में राष्ट्रीय जनता दल के झंडे लहराते हुए युवक ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव की तस्वीर दिखाते हुए जिंदाबाद के नारे लगाए दोस्तों, और कहा कि हम लोग लालू यादव जी को सपोर्ट कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जी को सपोर्ट कर रहे हैं। लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। इस पर क्या बोल पाते चिराग पासवान, चुपचाप भाषण देते रहे। साथ साथ दोस्तों तेजस्वी यादव बोले, कहा बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे नीतीश कुमार। मुकेश सहनी ने भी लगभग इसी तरीके की बातें कही है और तेजस्वी यादव को भी उम्मीद है कि ये जो प्रचंड परिवर्तन हुआ है, जो अचानक से इतने ज्यादा लोगों ने घर से निकलकर वोट किया है, ये बहुत बड़े परिवर्तन की ओर संकेत देता है। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें बीजेपी के राज्यसभा के पूर्व सांसद, आरएसएस के विचारक राकेश सिंह के 2
दो जगह पर वोट डाले जाने का मामला सामने आया। 28 तारीख चौथा महीना 2025 को बिहार में उन्होंने नया वोट बनवाया और दिल्ली में भी वो वोट देकर आए थे दोस्तों। अब राकेश सिन्हा के साथ ही विजेंद्र चौहान जो यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाते हैं दोस्तों, उन्होंने भी कहा कि मेरे सहयोगी डीयू में प्रोफेसर के तौर पर काम करने वाले राकेश सिन्हा को दिल्ली का एक नागरिक होना चाहिए था, यहाँ का उनके पास पता होना चाहिए था, यहाँ पर वो वोट डालते हैं, तो फिर वो आखिर बिहार में वोट डालने के लिए कैसे गए। इसे लेकर चुनाव आयोग से सवाल पूछा गया है दोस्तों। चुनाव आयोग पहले बोल रहा था कि हमके हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है। अब जब सबूत दिखा दिया गया तो क्या चुनाव आयोग कोई एक्शन लेगा, ये एक और बड़ा सवाल है दोस्तों। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें बिहार के पहले चरण के मतदान पूरा होने के बाद जेपी नड्डा का दावा है कि एनडीए गठबंधन के पक्ष में लोगों ने जमकर वोट डाला है। लेकिन जेपी नड्डा ये नहीं बता रहे कि लोग आखिर एनडीए गठबंधन को वोट क्यों देंगे। पिछले 20 साल से तो दे ही रहे हैं, पूरे बिहार को गर्त में डाल दिया गया, तो क्या दोबारा से लोग अपने आप को गर्त में डालने के लिए भाजपा को चुनेंगे। ये तो कॉमन सेंस है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि परिवर्तन बदलाव के लिए लोगों ने वोट दिया है और बदलाव इस बार होकर रहेगा, तो लिखकर जरूर बताएगा। और बिना विवादित बयान के भाजपा के नेता का गुजारा नहीं होता दोस्तों। बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह को पता है कि अब दूसरे चरण का चुनाव होने वाला है और सीमांचल के जिन जिलों में वोट डाले जाएंगे दोस्तों, वो ज्यादातर मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, इसीलिए कहीं ना कहीं सांप्रदायिक बयान खुलकर दे रहे हैं गिरिराज सिंह, ताकि राष्ट्रीय जनता दल लड़ाई से बाहर हो जाए और असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी के बीच का मुकाबला बन जाए। वो फिर से मुस्लिम महिलाओं के बुर्का पहनने को लेकर सवाल खड़ा करते हुए कह रहे हैं कि गड़बड़ करेंगे तो पहचान दिखानी पड़ेगी और बुर्का हटाना पड़ेगा। आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले पर दोस्तों? भाजपा के नेता के लिए 2 शब्द जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का जुड़े रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।